नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर IMAT। ठीक है, आपको हर पेपर, पास्ट पेपर में, प्रैक्टिस पेपर में एटलीस्ट एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चंस मिलते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अभी ग्लाइकोलिसिस का मैंने एक सवाल आपसे शेयर किया था कि आइसोमेरेज एंजाइम कहाँ पे यूज़ होता है, रिमेंबर? वो ग्लाइकोलिसिस से क्वेश्चन था। फिर इन्होंने अभी 2023 के पेपर के अंदर इन्होंने सवाल दिया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि इसका ही थर्ड स्टेप है, अभी पढ़ते हैं वो, उसका एक सवाल अभी 2023 के पेपर में आया था। ठीक है, कि कौन सा कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या चीज़ हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से कहाँ जा रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन था। सो कहीं से भी आ सकता है। फिर उन्होंने एक बार ये पूछा था कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पे हो रही है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, सो हर सवाल को हम देखेंगे एंड विथ कॉन्सेप्ट होपफुली। सो लेट्स स्टार्ट सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, एक चीज़ तो हमें नाम से समझ आ रही है कि इस तरीके की रेस्पिरेशन जो कि आपके सेल में हो रही है। इसके हवाले से मैंने आपको, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दरमियान डिफरेंस देख रहे थे, तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था इसके बारे में कुछ। तो ये साइकिल जैसे फोटोसिंथेसिस डे लाइट में होता है, तो रेस्पिरेशन कब होगी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे आप एक चीज़ को नोट करें, सेल्यूलर रेस्पिरेशन अलग चीज़ है और रेस्पिरेशन अलग चीज़ है। रेस्पिरेशन आपके पास एक कंप्लीट मेथड है जिसके अंदर ब्रेथिंग भी इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन अलग चीज़ है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन का एक स्टेप है। ठीक है, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन कब होता है? 24 आवर्स। एग्जैक्टली। सो ये आपके पास एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्लूकोज क्या हो रहा था, एनाबोलाइज हो रहा था, बन रहा था। यहाँ पे क्या होगा, मेटाबोलाइज होगा। यहाँ पे एग्जैक्टली ग्लूकोज यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। सही है, यानी कि ग्लूकोज क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, और आपके पास बन क्या रहा है, ATP, जो कि हमारा मिशन है। ATP बनाना हमारा काम है। ठीक है, हर सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से आती है, ग्लूकोज से आती है। ग्लूकोज कहाँ से आता है, जो हम खाना खाते हैं उससे आता है। खाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। वो अलग बात है कि पीपल वी लव टू ईट, एंड जो फूडी होते हैं इट्स समथिंग एल्स, लेकिन हमारा जो मेन बेसिक बॉडी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम लोग खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि वी नीड ATP टू डू वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे व्हेन आई से वर्क का मतलब ये नहीं कि यू आर जॉगिंग या फिर आप फिज़िकल काम कर रहे हो। आप अगर रेस्टिंग स्टेट में भी हो तो आपका कोई ना कोई सेल के अंदर माइटोसिस हो रहा है, उसके अंदर ATP चाहिए। सेल के अंदर कोई चीज़ आ रही है, बाहर कोई चीज़ जा रही है, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान आपको ATP चाहिए। ठीक है, आपको चोट लग गई तो वहाँ पे जो सेल्यूलर रीजनरेशन हो रही है, वहाँ पे जो नया सेल बन रहा है, उसके लिए ATP चाहिए। तो अगर आप फिज़िकल काम नहीं भी कर रहे, सो रहे हैं, तो उस वक्त भी ATP चाहिए सेल को। वो ATP करने के लिए सेल एक प्रोसेस रन करता है जिसका नाम है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव तब होगा जब ग्लूकोज इन्वॉल्व होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो ग्लूकोज है ये 2 तरीके से टूटता है। या तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होगा, या तो ये विदाउट ऑक्सीजन होगा। ब्रेक डाउन तो होगा। ठीक है, तो जब ये विथ ऑक्सीजन होगा तो ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का टाइप है, इसे आप क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये वाला इसका ऑपोजिट हो जाएगा, गुड। ठीक है,
दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में ऑक्सीजन है एक में नहीं है। अगर आप ह्यूमन की बात करो तो हम लोग जनरली कौन सा रेस्पिरेशन करता है? एरोबिक करते हैं। एरोबिक करता है। आपके पास कुछ बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पायर करता है, कुछ एरोबिक रेस्पायर करता है। फिर बैक्टीरिया के अंदर एक फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं, एक ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, वहाँ पे भी नहीं जाते, हम लोग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कब होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक कब होती है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब भी आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज़ तोड़ते हैं तो उससे आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। ऐसा ही है, ठीक है। जब आप एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो क्या ये ऑक्सीडेटिव है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब सही कहा ना मैंने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, राइट और रॉन्ग? सही है। तो ये जो यहाँ पे रेस्पिरेशन होगी एनारोबिक, ये एक रिडक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? सही है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन है, इसमें पहला स्टेप क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। मज़े की बात, जो ये आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसके अंदर भी जो पहला स्टेप है वो क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। तो पूछेंगे कि विच इज़ द कॉमन स्टेप, तो आप बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन चीज़ ये है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। इसके भी साइटोप्लाज्म में होगा, इसका तो है ही। मतलब जनरली एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो माइक्रोब्स के अंदर होती है। तो उनके पास तो कोई माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, उनके पास कोई ऑर्गेनल नहीं है, उनका हर चीज़ साइटोप्लाज्म में ही होगी। अच्छा, अब इसके बाद जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर जो हमें बनाना क्या है? हमें एटीपी बनाना है। जो ईल्ड होगी यानी कि जो प्रोडक्ट होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में वो कितना है? वो आपके पास 38 एटीपी बनेगा। 38 बैक्टीरिया में बनता है जो एरोबिक बैक्टीरिया उसके अंदर, और 36 हमारे अंदर बनता है। हम यूकैरियोटिक हैं, प्लांट और हम, ठीक है। हमारे अंदर मैम 36 क्यों बन रहा है? 2 एटीपी हमारा कहाँ गया? तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कहाँ गया। इतनी बात क्लियर है? यानी कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक ग्लूकोज से 38 एटीपी बन रहा है या फिर 36 हमारे अंदर। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आप थोड़ा सा हिसाब लगा के देखो कि ऑक्सीजन कितना सही है कि एक ग्लूकोज से 38 एटीपी निकाल रहा है, जबकि अगर ऑक्सीजन नहीं देंगे आप तो कितना एटीपी बनेगा? व्हाट डू यू थिंक? 22 कितना? ओके, 2 एटीपी। यस, कितना? 2 सिर्फ 2 एटीपी निकलेगा एक पूरे ग्लूकोज से, ठीक है। गुड। अब हमारे पास, चलो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है, इन दोनों में कॉमन स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। तो हम लोग थोड़ा सा ग्लाइकोलाइसिस देख लेते हैं क्योंकि दोनों में सेम है। तो मैं अब यहाँ पे आपको पूरा नहीं बता रही ग्लाइकोलाइसिस, वो हम कल पढ़ेंगे। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस एक 10 स्टेप का प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक ग्लूकोज टूटता है और वो क्या बनाता है? 2 पायरुवेट। दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ तक यानी कि 2 पायरुवेट एरोबिक में भी बनेंगे, हमारे अंदर भी 2 पायरुवेट बनेगा और बैक्टीरिया में भी 2 पायरुवेट बनेगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन की। इस 2 एटीपी के साथ एन एरोब्स के अंदर क्या होगा। बाकी यूकैरियोटिक यानी कि जो एरोबिक है वो हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है कि हमारे पास एन एरोबिक रेस्पिरेशन के भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला हमारे पास कौन सा है? एल्कोहलिक एन एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको अच्छा एन एरोबिक रेस्पिरेशन को आप फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्मेंटेशन लिख दूँ।
एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही है और दूसरी कौन सी है? लैक्टिक एसिड बनवाते हैं। लैक्टिक एसिड गुड फर्मेंटेशन, सही है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन शॉर्ट, इसमें हमारे पास जो पायरोवेट है वो बनाता है क्या? वो बनाता है इथेनॉल, जो एक तरीके की 2 कार्बन वाली अल्कोहल होती है, ठीक है। जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर जो अल्कोहल इस्तेमाल होती है वो इथेनॉल ही होती है, और जो फर्मेंट जो बेकिंग में ईस्ट बनाता है वो भी इथेनॉल होती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वहाँ पे हो रही है, जिसे खमीर कहते हैं, ईस्ट जो बेकिंग में डो को फुलाने के लिए इस्तेमाल होता है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। मैं यहाँ पे आपको एक फ़न फैक्ट बताती हूँ। आपको पता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे अंदर भी होती है कभी कभी। जब हम लोग फॉर एग्जांपल आप जॉग कर रहे हैं, आप बहुत दिनों बाद भाग रहे हैं, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल रही, आप सांस फूल रहा है, सांस मतलब ऑक्सीजन सही से अंदर नहीं जा रही, तो ऑक्सीजन यह नहीं है। अब जब ग्लूकोज तो टूटना है, मैंने कहा रेस्पिरेशन 24 आवर का प्रोसेस है, वो नहीं रुकेगा। तो क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है। और कौन सी वाली? लैक्टिक एसिड वाली। इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, और आपको पता है आप भागने के बाद आपको बहुत दर्द होने लगता है आपकी मसल में, लिम्स में। वो क्यों होता है? वो इस लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। जब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है मसल के अंदर, तो इसलिए हमारे पास ये जाके पेन रिसेप्टर्स पे बैठ जाता है, इसलिए आपको फटीग, मसल फटीग महसूस होता है। अच्छा, लेकिन थोड़े दिनों बाद ये जो हम लोग नॉर्मल हो जाता है, दर्द ख़त्म हो जाता है। तो मुझे बताइए लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में कहाँ पे फाइनल इसका डेस्टिनेशन क्या है? कहाँ पे जाके ये ख़त्म होगा या ब्रेक डाउन होगा? कौन से ऑर्गन में? तो ये जाकर लिवर में ब्रेक डाउन होता है, सही है? लिवर में? हाँ जी, लिवर में। लिवर मसल से जाएगा लिवर के अंदर थ्रू ब्लड, इसीलिए आपका दर्द थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाता है। वरना अगर वहीं पड़ा रहेगा तो फिर वो तो इट्स नॉट राइट। तो हमने क्या देखा? हमने देखा सेल्यूलर रेस्पिरेशन 2 टाइप की है, एरोबिक एंड एरोबिक। दोनों में कॉमन स्टेप ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, जिससे 2 पायरुवेट बनता है। अब ये वाली हम कल बात करेंगे। एनारोबिक के अंदर क्या हो रहा है? दोनों के अंदर यहाँ तो सेम चीज़, यहाँ तक सेम चीज़ हो रही है दोनों में। इसमें फिर 2 स्टेप्स आ जाते हैं, अल्कोहलिक, और 2 स्टेप्स नहीं, 2 टाइप्स, और लैक्टिक एसिड। एक में लैक्टिक एसिड बनता है, एक में इथेनॉल बनता है, सही है। बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब आगे और भी चीज़ें हैं, बहुत ही डिटेल टॉपिक है ये, लेकिन जितना आपको पता होना चाहिए फॉर क्रैकिंग आइमेट उतना ये काफ़ी है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक में अगर आप पूछें मैम डिफरेंस क्या है, इसमें तो हमें तो कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा। दोनों में पायरुवेट इनपुट है, लेकिन हाँ आउटपुट डिफरेंट बन रहा है। कैसे डिफरेंट बन रहा है? तो होता क्या है कि दोनों का प्रोसेस डिफरेंट है, क्योंकि एक में, अच्छा ये दोनों के अंदर ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी? मैंने ऊपर क्या बताया था? ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन होगी। मैंने ऊपर कहा था कि रिडक्शन होगी ना। ऑक्सीडेशन तब होगी जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। मैंने आपसे यहाँ पे लिखा भी था कि एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, लेकिन एनएरोबिक वाला क्या है? रिडक्टिव प्रोसेस है। दोनों के अंदर पहले क्या होगी? रिडक्शन। किसकी रिडक्शन? पायरुवेट की रिडक्शन। ये नहीं सोचना कि किसकी रिडक्शन हो रही है, मैम हमें तो पता नहीं चल रहा भाई। पायरुवेट की रिडक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, अभी भी समझ नहीं आया दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में रिडक्शन हो रही है, फिर क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है, ये जो आपके पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, यहाँ पे रिडक्शन तो हो गई, लेकिन यहाँ पे एक और स्टेप भी होता है जो कि इसमें लैक्टिक एसिड में नहीं होता। तो इथेनॉल बनाने के लिए यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन भी होती है। अब ये डी कार्बोक्सिलेशन क्या है? नाम से पता लग रहा है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। डी का मतलब है रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन इस्तेमाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन होगी, यहाँ पे भी होगी, लेकिन यहाँ पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होगा, तो इथेनॉल बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिमूव करेंगे तो लैक्टिक एसिड बनेगा, सही है।
अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे आपके पास रिडक्शन हो रही है, और रिडक्शन के लिए आप कौन सा कंपाउंड यूज़ करेंगे? इसकी तो हम रिडक्शन कर रहे हैं ना। अच्छा, एक और चीज़, ये पायरोवेट है, पायरोवेट, तो इसको मैं पायरोविक एसिड कह सकती हूँ, है ना। ग्लिसरेट, ग्लिसरिक एसिड एक ही बात है। उसी तरीके से पायरोवेट भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। खैर, यहाँ पे आप रिडक्शन के लिए कौन सा कंपाउंड, रिड्यूसिंग पावर किसके पास होती है, अभी हमने पढ़ा था लास्ट में। एग्जैक्टली, गुड, NaDPH2 यूज़ करेंगे। मैं अब कितना पायरोवेट है, 2, तो 2 NaDPH2 यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ तक हमारी ख़त्म हो जाती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कौन सा, एरोबिक, जो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, एक और चीज़ लास्ट, कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसका ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में हो रहा था, लेकिन बाद वाले 2 स्टेप्स हैं वो कहाँ, चलें, लेट्स जस्ट डिस्कस दिस टुमारो। आज के लिए इतना काफ़ी है, एंड